छात्रों का स्वागत हमारे अतीत भाग 3 और उसका भाग 1 कक्षा 8वीं जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद भाग 1। जैसा कि बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई, 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हुई और 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उनको दे दी। 1764 के बाद भारतीय रियासतों पर रेजिडेंट तैनात करके सहायक संधि का लॉर्ड वेलेस्ली ने उपयोग किया। 1801 में अवध पर सहायक संधि उन्होंने थोपी। लॉर्ड हेस्टिंग ने सर्वसत्ता की नीति की शुरुआत की। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति लागू कर दी और इस नीति के तहत शासक की मृत्यु होने के बाद यदि पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत को हड़प लिया जाएगा। तो ये अंग्रेजों ने अलग अलग प्रकार की नीति का उपयोग करके भारत के रियासतों को अपने कब्जे में लेने का काम किया। इसी सिद्धांत के आधार पर जैसा कि विलय नीति भारत में लागू की लॉर्ड डलहौजी ने और उसके तहत सातारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854 अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले ली। 1856 में तो और हद कर दी। 1856 में अवध के नवाब के कुशासन से आज़ाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे होने का दावा अंग्रेजों ने किया और अवध को भी उन्होंने अपने कब्जे में लिया। इस तरह ये 1857 के विद्रोह के कुछ आप यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं, आगे भी आप और तस्वीरें देखेंगे। तो ये 1857 का विद्रोह ब्रिटिशों के खिलाफ किस तरह हुआ उसके बारे में हम इस अध्याय में जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि 1857 का विद्रोह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैनिकी सभी प्रकार के कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। कोई एक कारतूस प्रकरणी उसके लिए जिम्मेदार नहीं कह सकते, लेकिन एक तात्कालिक कारण था। जैसा कि चित्र 1 में सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए और ये विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया और उसी पर हमको काफ़ी डिटेल चर्चा करनी है। आप यहाँ देख सकते हैं, भारतीय सिपाहियों को देख सकते हैं, किसानों को देख सकते हैं, वह किस तरह अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने अपनी लड़ाई शुरू कर दी। जब समाज या जनता पर शासन के द्वारा अन्याय होता है, अलग अलग प्रकार की नीतियाँ उनके ऊपर लागू होती है, तब समाज शासक के विरुद्ध अपना विद्रोह करता है। तो ये 1857 का स्वातंत्र्य संग्राम हमारे देश में पहला ऐसा एक स्वातंत्र्य संग्राम था कि ब्रिटिशों की अलग अलग प्रकार की नीतियों को भारत में लागू करने का एक प्रकार का नतीजा था। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति और जनता पर उसके प्रभाव, अभी जैसा कि आपको बताया, विलय नीति लागू की, सर्वसत्ता का दावा किया, इसके अलावा बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। साथ ही जो विलय नीति का लॉर्ड डलहौजी ने इस्तेमाल कर जो उत्तराधिकार की जो प्रथा थी, जैसा दत्तक पुत्र की जो प्रथा थी, जिस शासक को वारिस नहीं है वह अपने किसी रिश्तेदार को वो दत्तक लेता था, उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। उसके भी हमने उदाहरण देखे हैं। तो यह सभी कारण 1857 के विद्रोह का था। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ और जनता उसके प्रभावों के बारे में हमने देखा। जैसा इन नीतियों का राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों और सिपाहियों पर हर तरह के समाज के तबके पर उसका असर पड़ा। जो नीतियाँ और कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती, जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, तो लोग अपना विरोध जताते हैं। तो उस समय कोई लोकतंत्र नहीं था, लेकिन हर तरह से ब्रिटिशर ने भारत के अंदर सत्ता, यहाँ के शासकों की रियासतों को बेदखल करके सत्ता हस्तगत की। उसके लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार के नियम बनाए और जिसके कारण जो जनता और जो राजा थे वो काफ़ी दुखी हुए। अब यहाँ देखते हैं आप, नवाबों की जो सत्ता उनकी छिनती चली गई। इसी तरह पेशवाओं का हुआ, इसी तरह झांसी के रानी का, संबलपुर का, नागपुर का,
हर रियासतों को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। 18वीं सदी के मध्य से राजाओं और नवाबों की ताकत तो धीरे धीरे करके छिनती जा रही थी। जैसा अवध का नवाब हो, तो ये धीरे धीरे करके इनकी ताकत जो है सम्मान खत्म होते जा रहा था, सत्ता इनकी जा रही थी। और जब सम्मान ही नहीं है, सत्ता ही नहीं है, दोनों ही खत्म होंगे, तो फिर शासक किस तरह के। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। अब ये रेजिडेंट होता था कि उनके लिए रियासतों के पास सैनिक रहेगा, और वो लॉर्ड वेलेस्ली ने इस सहायक संधि की शुरुआत की थी, और इसके तहत इन रियासतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनको दी, और उसके लिए जो सेना का खर्चा होगा वो रियासतदार को देना पड़ेगा। और वो रियासतदार अंग्रेजों के बगैर अन्य किसी शासक के साथ अपने संबंध स्थापित नहीं कर सकता था। मतलब सभी प्रकार के उनके भी अधिकार से उन्होंने छीन लिए थे, और नाम मात्र के लिए उनको उन्होंने शासक राजा रखा था। स्थानीय शासकों की जो स्वतंत्रता थी वह घटती जा रही थी। उनके सेनाओं को भंग कर दिया गया था, उनके राजस्व वसूली के अधिकार और वो इलाके के एक एक इलाका उन्होंने छीन लिया था। और इसलिए नवाब, राजा, रियासतदार और सभी लोग ये काफ़ी नाराज़ हो रहे थे। अब यह अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों ने, जो भारतीय रियासतदार थे, शासक थे, उन्होंने अपनी कुछ मांगे उनके सामने रखी। जैसा झांसी के रानी का हो, बाजीराव पेशवा द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब का हो, जो उनकी पेंशन बंद कर दी। तो उन्होंने हर प्रकार की जो उनकी मांग थी वो ठुकरा दी, और ब्रिटिश उस समय अपने सत्ता के नशे में चूर थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी से बात की, लेकिन कंपनी कहाँ मानने वाली थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटा जो था दामोदर, तो उनको वो दत्तक पुत्र जो लिया था तो रियासत उनको दे। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि झांसी की रियासत 1854 में ही जो ब्रिटिशों ने अपने कब्जे में ले ली थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र जो नाना साहब, जिनका नाम धोंडू पंत है, ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी, जो बाजीराव द्वितीय को जो पेंशन मिलती थी, वह उनके मृत्यु के बाद भी उनको चालू रखे। कहाँ अंग्रेज मानने वाले थे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में यह कंपनी चूर मतलब जो नशे में चूर कंपनी के उन निवेदकों को उन्होंने ठुकरा दिया। ना झांसी की रानी की बात उन्होंने मानी, ना नाना साहब पेशवा की बात मानी, न किसी नवाब की बात मानी, और इसलिए ये काफ़ी जो है वह नाराज़ हो चुके थे। अभी हम थोड़ा सा झांसी की रानी के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, इसलिए हम आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में। बचपन का नाम उनका मणिकर्णिका, और प्यार से उन्हें मनु कहते थे। माँ का नाम उनका भगीरथी बाई, पिता का नाम मोरोपंत तांबे। पिता जो है उनके मराठा जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में वो सेवा दे रहे थे। उनकी माँ की मृत्यु हो गई, और घर में ये मनु को या लक्ष्मीबाई झांसी की रानी को संभालने के लिए कोई नहीं था, और इसलिए मनु बाजीराव पेशवा के दरबार में अक्सर अपने पिता के साथ जाती थी। और ये बचपन में चंचल और सुंदर मनु जो है, सभी लोग उसको सब लोग उसे प्यार से छबीली कहकर उसको बुलाते थे। मनु ने बचपन में शास्त्र और शस्त्र हथियार की शिक्षा ली थी। 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा जो गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ, और वह झांसी की रानी बनी, और विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा। 1851 में लक्ष्मीबाई को पुत्र हुआ, परंतु 4 महीने के बाद ही उसकी मृत्यु हुई। और सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, तो उन्हें दत्तक पुत्र लेने की उनको सलाह दी। गोद में लेने के बाद 21 नवंबर 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हुई, और दामोदर को तब तक उन्होंने दत्तक ले लिया था। इसी तरह ये झांसी की रानी की जो है कहानी है।
इसी तरह अब नाना साहब पेशवा की भी कहानी है। इनका जन्म 1827 में 1857 के तो स्वतंत्रता संग्राम के इन्हें शिल्पकार माना जाता है। उनका मूल नाम जो है धुंडू पंत है और उनका वेणुग्राम निवासी जो माधव नारायण राव के घर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय के वो सगोत्र भाई बाजीराव द्वितीय के थे और उनने नाना साहब को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया था। 28 जनवरी सन 1851 में पेशवा बाजीराव की मृत्यु हुई। दिवंगत पेशवा के उत्तराधिकार का जब प्रश्न उठा तो कंपनी के शासन ने बिठूर स्थित कमिश्नर को यह आदेश दिया कि वह नाना साहब को सूचना दे कि शासन ने उन्हें केवल पेशवाई धन संपत्ति का अधिकार माना है, न कि पेशवा का। लेकिन नाना साहब का मानने वाले थे, उन्होंने अपनी उपाधि पेशवा की ले ली। राजनीतिक व्यक्तिगत सुविधा उनको उन्होंने मना कर दिया था, वह भी उन्होंने लिया। बाद में नाना साहब पेशवा की उपाधि उन्होंने ग्रहण की, कंपनी को आवेदन दिया, पेशवाई पेंशन की चालू करने की मांग उठाई, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं मानी और उसमें लॉर्ड डलहौजी ने उनको नहीं माना। तो इसी तरह आपको इन दो महान नेताओं के बारे में थोड़ी कहानी आपको बताई। अब ये अवध की रियासत और सहायक संधि का कब्जा, जैसा कि सहायक संधि लॉर्ड डलहौजी ने, जिसको तैनाती फौज या सहायक संधि के नाम से जाना जाता है, तो उन्होंने जैसा कि भाग 1 और 2 के अंदर काफ़ी डिटेल में चर्चा हमने उसके बारे में की है। अंग्रेजों के कब्जे में आने वाली आखिरी रियासत थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोप दी। अवध यह प्रांत आता है आज के वर्तमान उत्तर प्रदेश में। 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में लिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक नहीं चल रहा और इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जारी है, जैसा कि मैंने आपको प्रस्तावना ही बताया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी के द्वारा मुगलों की सत्ता खत्म करने की योजना। जैसा आप जानते हैं कि 1526 बाबर ने मुगल सत्ता की नींव रखी और वह लगभग बहादुर शाह जफर द्वितीय तक ये मुगलों का शासन चला। हालांकि 1725 के बाद जो है वो सिकुड़ता गया और नाम मात्र के लिए मुगल सत्ता रही, लेकिन अन्य रियासतदार बंगाल हो, अवध हो, हैदराबाद हो, ये काफ़ी ताकतवर थे, लेकिन उन्होंने अपने मुगल वर्चस्व को मानते थे, लेकिन जो उनको राजस्व या अन्य चीज़ें सैनिक की सहायता उनको देनी थी वो नहीं देते थे और वो खुद ही ताकतवर हो गए। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना दी थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम उन्होंने हटा दिया था। 1849 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान कर दिया था कि बहादुर शाह की जफर की मृत्यु के बाद शाही परिवार को लाल किले से बाहर निकाला जाएगा और दिल्ली में और किसी जगह पर उनको बसाया जाएगा, क्योंकि उनको मालूम था कि दिल्ली के लाल किले से जो भी शासक, भले वो नाम मात्र के लिए हो, लेकिन उनका अस्तित्व है और भारत की जनता उनको मानती है। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा या उनके पुत्रों को किसी प्रकार का राजकुमार का दर्जा भी उनको नहीं मिलेगा। मतलब उन्होंने पूरा तय किया था कि इन मुगल जो शासक हैं, जैसा बहादुर शाह जफर, इनकी सत्ता को पूरी तरह से खत्म करना है और दिल्ली के तख्त पर जब तक हम नहीं बैठेंगे तब तक भारतीय जनता भी ये नहीं मानेगी कि मुगल सत्ता खत्म हो गई और अंग्रेजों की सत्ता अस्तित्व में आई है। अब ये आखिरी मुगल बादशाह को आप देखिएगा, यह बहादुर शाह जफर है द्वितीय। 1775 से उनका जन्म है और 1862 में उनकी मृत्यु यांगून में हुई, रंगून में, म्यांमार में। बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 में हुआ और नाम मात्र की बादशाह की उपाधि उनके पास थी। 1837 के सिकंदर में पिता अकबर शाह द्वितीय की मौत के बाद उन्हें दिल्ली का तख्त मिला था। उर्दू के जाने माने शायर 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व उन्होंने किया था, लेकिन उसमें उनकी हार होने के बाद उन्हें
बर्मा यानी आज का म्यांमार वह भेजा गया और 7 नवंबर 1862 में इनकी मृत्यु हुई। उनके पुत्रों को, जो उनके पुत्र और प्रपौत्र थे, उनकी आंखों के सामने उनको अंग्रेजों ने गोली मारकर उनको ख़त्म किया। तो इस तरह ये भी एक बड़ी दुख भरी कहानी है। उसके बाद किसान और सिपाही। गाँव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूलने के सख्त तरीके से परेशान थे। जैसा कि हमने इसके पहले जो ग्रामीण शासन जो है कैसा चलता था उस संदर्भ में हमने देखा है। रैयतवाड़ी प्रथा, इस्तमरारी पद्धत, कायमधारी प्रथा, तो जो है ये अलग अलग, जैसा कि गांव के मुखियों को राजस्व वसूल करने का अधिकार, तो इससे जो है गांव के किसान जमींदार काफ़ी त्रस्त थे और उनको सख्ती से जब लगान वसूल किया जाता था, कई बार अकाल पड़ता था, कई किसी अन्य प्राकृतिक कारणवश वो उत्पादन अपने खेतों में नहीं कर पाते थे, लेकिन उनसे जबरन पैसा वसूल किया जाता था और कई बार उनको महाजन साहूकारों से, ज़मींदारों को पैसा लेना पड़ता था। किसानों को ज़मीन से बेदखल करना पड़ता था और इसलिए किसान, सिपाही और ज़मींदार सभी लोग अंग्रेज़ों पर काफ़ी नाराज़ थे। जैसा कि महाजनों से भी जो पैसा लिया उसको भी वापस नहीं कर पा रहे थे और इसके कारण उनकी पीढ़ियाँ, पुरानी ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थी और इसका दुख किसान, ज़मींदार और सभी को हो रहा था। अभी आप देखिए, कंपनी के लिए काम करने वाले सिपाहियों में असंतोष की भावना कैसे निर्माण हुई। अभी हमने पहले जैसे इसमें देखा, भाग में देखा कि जैसा कि राजनीतिक दृष्टि से जो रियासतदार थे, राजा रानियाँ, इन सभी की रियासतों को हड़प लिया था, उनके अधिकारों को क्षीण किया था, सिकुड़ दिए थे उनके क्षेत्र और धीरे धीरे करके भारत में अंग्रेजों ने अपने अधिकार को और विस्तार किया था, रियासतों को कब्जे में लिया था। और इससे जो जब एक क्षेत्र जो सिपाही जो है वो भी नाराज होने लगे, तो उसके पीछे दूसरा क्या कारण था उसको भी हम देखेंगे। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों में असंतोष की अपनी एक अलग वजह थी। अब उनका पहला कारण क्या था? जब तक सैनिकों को वेतन समय पर नहीं मिलेगा, उनको जब वो युद्ध पर जाते थे उसके भत्ते नहीं मिलेंगे या उनकी जो सेवा शर्तें हैं वो नहीं बराबर मिलेगी, तो वो परेशान होंगे। कई नए नियम उनके धार्मिक भावना और आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाले भी थे। अब उसके अंदर जैसा कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, मतलब अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में वो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म भ्रष्ट होगा। और जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश दिया, तो उन्होंने इस हुक्म से उन्होंने इनकार कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि भारतीय लोग हम समुद्र गमन नहीं कर सकते और हमारे धर्म में नहीं, ऐसा उनका कहना था। और इसलिए सिपाही नाराज हो गए। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में एतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई। क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म ही नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी ने एक नया कानून और बनाया। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी के सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। और इससे भारतीय सैनिक काफ़ी नाराज हो गए। और उसके बाद गन न लगाना, दाढ़ी न रखना, इसके अलावा उनके भत्ते, धार्मिक भावनाएं, समय पर वेतन न मिलना और कई दूसरी जगह पर लड़ाई के लिए जाना, तो इससे जो है ये सिपाही जो है काफ़ी नाराज हुए थे। सिपाही एक खुद वो किसान भी थे, क्योंकि जब उनको वेतन मिलेगा, भत्ते मिलेंगे, तब वो अपने घर परिवार चलाने के लिए उसका उपयोग करने वाले थे। और ये इसके कारण वो तो काफ़ी परेशान थे, हालात परेशान थे। बहुत सारे किसान जो है ग्रामीण क्षेत्र से, वो खुद ही एक किसान थे, वह अपने परिवार को छोड़कर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी ज्वाइन की थी। और इसलिए किसानों का गुस्सा जल्दी सिपाहियों में भी फैल गया। या देख सकते आप भारतीय सिपाहियों के उस समय के जो उनका जो ड्रेस किस तरह का था उसको आप देखिए। इस तरह हमारा ये सुधार की प्रतिक्रिया के बारे में हम देखेंगे।
अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज में सुधार करना जरूरी है। अभी जैसा कि यहाँ हमारे देश में सती प्रथा को रोकने का उन्होंने प्रयास किया, विधवा विवाह को जो है बढ़ावा देने के लिए नए कानून बनाए। ये कई कानून जो है अच्छे थे, जैसा कि पति मरने के बाद पति की चिता पर उसके पत्नी को जिंदा जलना पड़ता था, उसको सती प्रथा। और यदि किसी, क्योंकि उस समय बचपन में शादी होती थी, यदि किसी महिला का पति मरता है तो वह दोबारा उस लड़की की शादी नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने एक कानून बनाया कि भाई वो लड़की जो है शादी दोबारा कर सकती है दूसरे किसी के साथ। और दूसरी सती प्रथा। तो ये दोनों भी कानून सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक पहल, सामाजिक सुधार की दृष्टि से अच्छे कानून थे, लेकिन उस समय इन बातों को लोग नहीं मानते थे। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर उस समय प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने की और यहाँ की जमीन और संपत्ति छूटने का भी आदेश दिया, लेकिन शुरुआती दौर में इस तरह का ईसाई मिशनरियों को कंपनी ने वहाँ पर धर्म प्रचार प्रसार करने का उन्हें छूट नहीं दी थी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी उसको अपने पुरखों की, यानी अपने माँ बाप की, पिता की या उनके पिता की जो भी संपत्ति होगी वो उनको मिलेगी। मतलब ईसाई धर्म स्वीकारने से उनको संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा। तो इससे लगा कि ये इन्होंने धार्मिक प्रचार भी शुरू कर दिया और हिंदू धर्म के या अन्य भारतीय धर्म के लोगों के धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं और वह अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए उनको बाध्य कर रहे हैं, ऐसा उनको लगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को अंग्रेज खत्म कर रहे हैं और इससे काफ़ी भारतीय समाज के लोग काफ़ी नाराज हो गए। इस तरह हमने राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक या सैनिकी या सांस्कृतिक हर तरह के कारणों के बारे में हमने देखा और इसी तरह इस अध्याय के हमने 4 वीडियो बनाए हैं। ये भाग पहला था। आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और काफ़ी ज़्यादा आप कमेंट लिखिए ताकि हम ज़्यादा और अच्छा आपको वीडियो दे सकें। धन्यवाद।